नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट 3। मैंने प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया है, तो प्लीज उसको जाकर एक बार आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम्राट कनिष्क के बारे में, जिसने 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक शासन किया था। ये है सम्राट कनिष्क। तो सबसे पहले कनिष्क के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसकी पहली राजधानी पेशावर व दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 78 ईस्वी पर उसने शक संवत चलाया था। वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कनिष्क चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक था और रेशम मार्ग पर नियंत्रित भी किया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष थे, जिसने बुद्धचरित, सौंदरानंद महाकाव्य और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की। कनिष्क के राज्यवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कनिष्क काल में वसुमित्र ने महाभिषास सूत्र की रचना की, जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, नागार्जुन कनिष्क का दरबारी विद्वान था, जिसने माध्यमिक सूत्र की रचना की, जिसमें सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके लिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, संगरच कनिष्क का पुरोहित था। संघाराम वास्तुकला कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कनिष्क के समय मूर्ति कला की दो शैली, गांधार और मथुरा शैली प्रचलित थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मथुरा कला शैली का विकास भी कनिष्क के समय हुआ, जिसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ। यह शैली हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कनिष्क के उत्तराधिकारी क्रमशः वशिष्ठ, हुविष्क और अंतिम कुषाण शासक वासुदेव था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कुषाणों को सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने का और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। अब अगला देखते हैं गुप्त काल के बारे में, जो 240 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक चला था। गुप्त साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं मैप में। तो गुप्त साम्राज्य तक्षशिला से लेकर प्रयागपुर तक फैला था, इधर कांचीपुरम तक फैला था। ये जितना भी है मैप में, यह गुप्त साम्राज्य यहाँ तक फैला था। तो अब चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। गुप्त काल वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिनका शासन 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच रहा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, श्रीगुप्त आदिराज की उपाधि धारण की। अगला है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसके लिए 24 गांव दान दिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किए थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराज धीराज की उपाधि ली। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई और सोने का सिक्का जारी करने वाला वह पहला गुप्त शासक था। अब आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिसने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अगला है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं व उत्तर भारत के 9 राजाओं को परास्त किया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसने पराक्रमांक की उपाधि ग्रहण की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है,
समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कविराज की उपाधि भी दी गई और अश्वमेध यज्ञ कराने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, समुद्रगुप्त को एक सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसने 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधि विक्रमांक, सकारी, परम भागवत व देवगुप्त आदि है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी उज्जैयानी बनवाई, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, महरौली लौह स्तंभ लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पहला चीनी यात्री फायान भारत आया था। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा था। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें थे वाराह मिहिर, शंकु, कालिदास, अमर सिंह, छपड़क, बेताल भट्ट, धनवंतरी और वररुचि और घटकपर। तो अब इन सब के बारे में अब देखते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास एक थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धनवंतरी नामक चिकित्सक रहते थे और अमरकोश के लेखक अमर सिंह थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता वाराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने बृहस्पति संहिता व पंचसिद्ध संहिता की रचना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य दरबारी शंकु, बेताल भट्ट, हरिसेन, वरुचि, छम्पका आदि थे। अब अगला देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में, जिसने 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, कुमारगुप्त का अन्य नाम महेंद्रदित्य था और शक्रदित्य इसकी उपाधि थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के लिए यह लिखा है, चारों ओर समुद्र से घिरे पृथ्वी के भाग पर इसका शासन था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ व मयूर के चित्र अंकित थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना की, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय बना। अब आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, जिसने 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य में हुरु का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार चक्रपाली के नेतृत्व में की। अगला है, स्कंदगुप्त ने चीन से राजनयिक संबंध बनाने के लिए एक राजदूत चीन भेजा था। अगला है, सर्वाधिक हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुए थे। अब आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक बना, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला है, स्कंदगुप्त उत्तराधिकारियों में सबसे प्रतापी बुद्धगुप्त था, जिसकी स्वर्ण मुद्राओं में उसकी उपाधि श्री विक्रम है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भानुगुप्त का एण अभिलेख जो 512 ईस्वी का है, उसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का विवरण मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सैनिक युद्ध में मारा जाता है, जिसके साथ उसकी पत्नी सती हुई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के पतन का कारण हुड़ों का आक्रमण, आपसी झगड़े व अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त काल यहां से यहां तक फैला था। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, जिसे भुक्ति कहा जाता था, जिसके प्रमुख को उपरीक महाराज भोगिक कहते थे।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रांत के अंतर्गत कई जिले या विषय होते थे और विषय के नीचे अनेक विधि होती थी। अगला है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश होता था, जिसके प्रमुख को गुप्ता, और सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसके प्रमुख को महत्तर या ग्रामिक कहते थे। ग्रामों के समूह को पेठ कहते थे। अगला है, गुप्त साम्राज्य देश भुक्ति विषय बीठी पेठ ग्राम में बटा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा चंपू शैली में रचित थी। इससे पता चलता है कि हरिसेन एक साथ कुमार मत्स्य, संधि विग्रहक व महादंडनायक का कार्य करता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, महासेनापति या महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, महासंधि विग्रहक युद्ध के बाद संधि व विदेश विभाग का अधिकारी होता था और ध्रुवाधिकरण अधिकारी कर वसूलने वाला वित्त अधिकारी होता था। अगला है, साधारण पुलिस कर्मचारी को चाट या भाट कहते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और भूमि कर को भाग जो 1/6 की दर से और नगद कर को हिरण कहा जाता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, उदंग कर अस्थायी कृषकों द्वारा लिया जाता था और ऊपरी कर अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। अगला है, भूमि सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, समुद्रगुप्त ने गणुड़ मुद्रा जारी की जो सोने से बनी थी। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा में उसका और उसकी रानी कुमार देवी का चित्र मिलता है। गुप्त काल में व्यापार का केंद्र उज्जैन था और मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। अगला है, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को गणिका कहते थे और सती प्रथा व पर्दा प्रथा गुप्त काल में प्रचलित था। अब आगे देखते हैं, गुप्त काल में स्थापत्य। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण गुप्त काल में हुआ था। भीतर गांव का विष्णु मंदिर व पिपरिया विष्णु मंदिर गुप्तकालीन है। अगला है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर शैली की श्रेष्ठ कृति है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, रायपुर में स्थित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भुमरा व खो का शिव मंदिर गुप्तकालीन है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 16, 17 व 19 गुफा गुप्तकाल की हैं। गुफा 16 में मररासन राजकुमारी का चित्र है, जबकि गुफा 17 को चित्रशाला कहा गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अजंता की गुफा चित्रों में फेस्को तकनीक अर्थात गीला लेप व टेम्परा तकनीक सूखी लेप का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मध्य प्रदेश में स्थित बाघ का गुफा भी गुप्तकालीन है, जिसमें झुकती हुई स्त्री का चित्र है, जिसकी खोज डेंजरफील्ड ने की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, बिहार के सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गुप्तकालीन है। अब आगे देखते हैं, गुप्तकालीन साहित्य एवं विज्ञान। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। कालिदास संस्कृत के विद्वान थे, जिनकी 7 रचनाएं मिलती हैं। इन्होंने रघुवंश, कुमार संभव नामक महाकाव्य लिखे और ऋतु संहार व मेघद खंडकाव्य की रचना की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कालिदास ने विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम व मालविकाग्नि नामक नाटकों की रचना की थी। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना गुप्तकाल में विशाख दत्त ने की थी। मृच्छकटिकम नाटक की रचना सुदरक ने और नीतिसार की रह कामदंक ने की थी। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की। गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिन्होंने सर्वप्रथम पाई का मान 3.14 बताया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्य
आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांतम में दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति व त्रिभुज के बारे में बताया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सौर वर्ष की लंबाई 365 दिन और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है का तथ्य दिया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, बराहगुप्त ने अपनी पुस्तक बराह सिद्धांतम की रचना की और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में सर्वप्रथम बताया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त काल के पशु चिकित्सक कापलाव्य ने हस्तौरूद की रचना की जिसमें हाथियों की चिकित्सा के बारे में है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आयुर्वेद के प्रथम आचार्य या प्रवर्तक धन्वंतरी थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गुप्त काल में विष का पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे जबकि चरक कुषाणकालीन औषधि चिकित्सक थे। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं हूण जात। हूण जात के बारे में देखते हैं। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। बर्बर मतलब असभ्य होता है, जो मूलतः मंगोलियन थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत में आक्रमण करने वाले हूणों को सफेद हूण कहते थे। भारत में हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय तोड़माड़ के नेतृत्व में हुआ था। तोड़माड़ विष्णु का उपासक था। अगला है, तोड़माड़ के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल शासक बना जिसकी राजधानी श्यालकोट थी। अब आगे देखते हैं हर्षवर्धन काल, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक चला था। ये हर्षवर्धन काल जिसने युद्ध किया था। हर्षवर्धन काल का साम्राज्य को देखते हैं मैप में। तो ये जो जितना था हर्षवर्धन काल की राजधानी कनौज थी, इसमें मैप में दिखाया गया है। और ये जितना भी है ये हर्षवर्धन काल का साम्राज्य फैला था यहाँ तक। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन ने अपने सेनापति सिंहनाद की प्रेरणा से गद्दी पर बैठा और सर्वप्रथम कनौज पर अधिकार किया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हर्षवर्धन को शीलादित्य व परम भट्टारक की उपाधि दी गई। हर्षवर्धन ने वल्लभी का युद्ध जीता जो गुजरात में स्थित था, जहां का शासक ध्रुव सेन था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया जिसमें वह पराजित हुआ था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हर्षवर्धन ने चीन में 641 ईस्वी पूर्व में राजदूत भेजे और चीन के शासक 642 ईस्वी व 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में 2 राजदूत भेजे थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए। अगला है, हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में एक समारोह आयोजित करता था जिसे मोक्ष परिषद कहते थे। प्रयागराज में हुए 6वें धर्म सभा में हेनसांग ने भाग लिया और हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंद नामक नाटक लिखे किंवदंती हैं कि हर्षवर्धन ने धावक नामक व्यक्ति से उपहार देकर अपने नाम से नाटक लिखवाए थे। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हर्षवर्धन के दरबार में कवि बाणभट्ट रहते थे जिन्होंने हर्षचरित, चंडी शतक, पूर्व पीठिका व कादम्बरी पुस्तकों की रचना की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हर्षवर्धन के दरबार में मयूर शर्मा विद्वान ने मयूर शतक व सूर्य शतक पुस्तक की रचना की। अगला है, बांसखेड़ा अभिलेख व मधुबन अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से है। अब आगे देखते हैं हेनसांग के बारे में। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हेनसांग ने शिवोकी नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसका विभिन्न देशों का यात्रा वृत्तांत था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन का प्रशासन के बारे में देखते हैं। सिंहनाद हर्षवर्धन का प्रधान सेनापति था और कुंतल
अश्वसेना का सेनापति था। हर्षवर्धन का प्रधान सचिव भंडी और युद्ध व शांति का मंत्री या प्रधानमंत्री अवंती था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हर्ष का साम्राज्य प्रांतों या भुक्ति में विभक्त था, जिसके शासक को लोकपाल या उपरीक कहा जाता था। प्रांत के अंतर्गत जिले या विषय और विषय के अधीन पाठक या तहसील होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुख्य को ग्राम छपट्यलिक कहा जाता था। हर्षवर्धन के अश्वसेना का सेनापति स्कंदगुप्त और साधारण पुलिस कर्मी चाट व भाट होते थे। हर्षवर्धन के समय सिंचाई के लिए रहट या तुला यंत्र का प्रयोग तथा मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। हर्षवर्धन के समय पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति व पश्चिमी भारत में भड़ौच नामक बंदरगाह थे। अब आगे देखते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सिंहराज था और अजय राज नामक शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह किया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, पृथ्वीराज तृतीय की मोहम्मद गौरी से तराइन की युद्ध हुई थी। उसका पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मुस्लिम इतिहासकारों ने पृथ्वीराज को उनकी वीरता को देखते हुए राय पिथौरा नामक दिया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में चंद्रबरदाई रहते थे, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान जयानक भट्ट ने पृथ्वी राज विजय की रचना की थी। अब आगे देखते हैं गहड़वाल या राठौर वंश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, गुर्जर प्रतिहार के बाद चंद्रदेव ने कनौज पर गहड़वाल वंश की स्थापना की, जिसने अपनी राजधानी वाराणसी बनाई थी। चंद्रदेव ने मुसलमानों पर तरुस्कंडंट नामक कर लगाया था। गहड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र था, जिसकी पत्नी कुमार देवी का सारनाथ लेख मिलता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गहड़वाल वंश का सबसे अंतिम शासक जयचंद था, जिसके दरबार में श्री हर्ष नामक विद्वान रहते थे, जिसने नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य की रचना की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया और इतिहास में जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है। अब अगला है चंदेल वंश। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने की, जिसका शासन क्षेत्र बुंदेलखंड में था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था, जिसने खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश शासक ढंग ने अपनी राजधानी खजुराहो में बनाई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा ढंग ने करवाया था। महमूद गजनवी के कलिंजर अभियान के दौरान चंदेल शासक विद्याधर ने उसका डटकर सामना किया था। अब आगे देखते हैं पाल वंश के बारे में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तिब्बती गुरु तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बंगाल का शासक बना। अगला है, कन्नौज में शासन के लिए पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोढ़ल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। इसके समय जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव ने अपना दूत मंडल भेजा। पाल वंश के दरबार में जीमूतवाहन नामक विद्वान ने दाय भाग नामक कानूनी ग्रंथ की रचना की। अब आगे देखते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में।
इसके महत्वपूर्ण बिंदु है कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से मिलता है, जिससे कश्मीर में 3 वंशों का विवरण मिलता है। कश्मीर में राज करने वाला पहला वंश कारकेट वंश था, जिसके स्थापना 1627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन ने की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कारकेट वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड था, जिसने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। अब अगला देखते हैं संगमकालीन 3 राज्य के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है संगमकालीन चोल वंश की राजधानी उरयूर थी, जिनका प्रतीक चिन्ह व्याघ्र था। संगम काल के राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का उदय हुआ, जिसमें सबसे प्रतापी शासक करिकल था, जिसने कावेरीपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी तथा प्रतीक चिन्ह मछली था, और इनके प्रथम शासक नेडियोन था। पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था, जिसके दरबार में नकीरर रहता था। चेर वंश की राजधानी वांजी व टोंडी थी और प्रतीक चिन्ह धनुष था। इस वंश का प्रथम शासक उडियनजेरल था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संगम युग में तरुमल देवता के रूप में विष्णु की पूजा और मुरुगन स्वामी के रूप में कार्तिकीय देवता की पूजा करते थे। अब आगे देखते हैं दक्षिण के राजवंश। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। काकती वंश का प्रतापी शासक गणपति था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। इसकी बेटी रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव नाम से शासन किया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। वह राजधानी द्वार समुद्र उसकी थी। देवगिरी का यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ओडिशा में गंग वंश का शासन था, जिसका प्रतापी शासक अनंत वर्मन चोडगंग था, जिसने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। अब आगे देखते हैं गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी और उसके दरबार में कभी भरवी रहता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सिंह विष्णु ने अवनी सिंह उपाधि धारण की और ममल्लपुरम में आदि वराह गुफा मंदिर का निर्माण किया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पल्लव वंश के दूसरे शासक महेंद्र वर्मन था, जिसने मत विलास प्रहसन की रचना की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकाशम मंदिर का निर्माण कराया, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है, जबकि रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हेनसांग कांची के यात्रा पर आया था और नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नगर बसाया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है परमेश्वर वर्मन प्रथम के समय मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर बनाया गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह शंकर भक्त व आगमप्रिय की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मंदिर निर्माण की राजशैली विकसित की और महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कांची के कैलाश मंदिर से भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में डांडी नामक विद्वान रहता था, जिसकी रचना 10 कुमार चरित ने की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर व मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। नंदी वर्मन के दरबार में तुरुमंगई अलवर नामक वैष्णव संत रहते थे। अगला है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की, जिसकी राजधानी मान्य खेत थी। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण गर्भ नामक यज्ञ किया था और महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है
एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एकमात्र वंश था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव या धारावर्ष प्रथम शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है महाराष्ट्र का एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया। एलोरा की 34 गुफाओं में से गुफा 1 से गुफा 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है और गुफा 13 से 20 तक हिंदुओं से संबंधित है। अब आगे देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, कल्याणी, वातापी और वेंगी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की, जिसकी राजधानी बीजापुर के पास बादामी या वातापी थी। वातापी के चालुक्य शासकों में प्रथम प्रतापी शासक पुलकेशिन प्रथम था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। अब आगे देखते हैं चोल वंश के बारे में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय ने की, जिसने अपनी राजधानी तंजौर बनाई। विजयालय ने पल्लव वंश अवशेषों पर चोल वंश की नींव रखी और नरकेसरी की उपाधि धारण की। अगला है चोल वंश का पहला स्वतंत्र शासक आदित्य प्रथम था और पल्लव राज्य पर अधिकार कर कोंडरम की उपाधि ली। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है परानंतक प्रथम ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राज प्रथम ने अपनी राजधानी का नाम जयनाथ मंडलम रखा था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम बनाई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण करवाया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि व वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि ग्रहण की। चोल शासकों में अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजाधिराज प्रथम था। अब आगे देखते हैं चोल प्रशासन के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है पेरुनंद्रम उच्च अधिकारियों का समूह होता था और कूटम एक मंत्री परिषद थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था जिन्हें मंडल कहा जाता था और प्रांत कोटकम में बटे थे। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं चोल साम्राज्य की विशेषता स्थानीय स्वशासन था जिसमें गांव की सभा उर कहलाती थी। ईरैकुंडन एक प्रकार का भूमिकट था जो 1/3 से 1/6 के बीच होता था। चोल वंश एकमात्र राजवंश जिसके पास एक विशाल नौसेना थी। तो यह था आज का प्राचीन इतिहास। हाँ, अब प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सभी बनाने में बहुत मेहनत लगा है। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।